हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मैंने इस पे कंप्लीट इंडिया का मैप करवा दिया है और नदी तंत्र रह गया है, उसे मैं अभी छोड़ रहा हूँ, मैं बाद में करवाऊँगा। वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैंने सिंधु और गंगा का रिवर सिस्टम कंप्लीट करवा दिया है। अभी ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये मुख्य मुख्य नदियों का रह रहा है, वो मैं करवा दूंगा, साथ में नर्मदा का भी। अब मेरी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। बाकी मैं आज इकोनॉमिक का भी करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पदों को वरीयता अनुक्रम में दिए गए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 2 यूपीएससी के अध्यक्ष, ऑप्शन 3 मंत्रिमंडलीय सचिव। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, फिर यूपीएससी के अध्यक्ष और मंत्रिमंडलीय सचिव, इनका ये वरीयता के अनुसार क्रम है। एक बार हम सभी को देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे प्रथम पर राष्ट्रपति, फिर उसके नीचे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, 5 नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, फिर 6 नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, दोनों को बराबर के पावर है। और फिर मतलब वरीयता के क्रम पर फिर 7 नंबर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, उपाध्यक्ष नीति आयोग तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। कौन कौन आते हैं 7 नंबर पर, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, उपाध्यक्ष नीति आयोग के, और राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। फिर 8 नंबर पर जैसे राजदूत और राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य के बाहर, तथा राज्यों के राज्यपाल भी अपने अपने राज्यों के बाहर। 8वें नंबर पर वो आते हैं। 9 नंबर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और केग, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक, ये कौन से नंबर पर आते हैं? 9 नंबर पर वरीयता के क्रम पर। 10 पर कौन आते हैं? राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों में उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, केंद्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय से संबंधी मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री। फिर 11वें नंबर पर आता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी ऑफ जनरल, मंत्रिमंडल सचिव, उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र प्रशासित प्रदेशों में। फिर 12 नंबर पर आता है जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। फिर और भारत में स्थित कौन? फिर 13वें नंबर पर आते हैं भारत में स्थित विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्ण अधिकारी मंत्री। 14वें नंबर पर आते हैं राज्य के विधानमंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने अपने राज्यों में, तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने अपने क्षेत्राधिकार में। मतलब 14 नंबर पर कौन आते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और 15 नंबर पर राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने अपने राज्य में, केंद्र प्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने अपने केंद्र प्रशासित देशों में, तथा केंद्र के उपमंत्री 15वें नंबर पर आते हैं। तो ये वरीयता क्रम इम्पोर्टेंट है, हमने बता दिया आपको। एक बार दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैसे देखा जाए तो यूपीएससी में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन ये ऐसे हैं टॉपिक जिनमें से बन सकता है शायद, क्योंकि पहले भी इनसे क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई शेर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, एशिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, सुवेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन 2, वर्तमान में गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है वो सही है, क्योंकि इनका एकमात्र स्थान है गिर, और गिर कहाँ पर है? गुजरात में, काठियावाड़ क्षेत्र में। और जबकि जो एशियाई शेर है इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है, और एशियाई शेर सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही मिलते हैं, बाकी और जगहों पे कहीं भी नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राज्य विधानसभा के विघटन के बाद भी राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हमेशा मौजूद होनी चाहिए। ऑप्शन 2, राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के लिए हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर कार्य करना होता है। ऑप्शन 3, जहाँ कहीं भी संविधान में राज्यपाल की संतुष्टि की मंशा जाहिर की गई है, वहाँ संतुष्टि राज्यपाल की व्यक्तिगत होती है, न कि मंत्रिपरिषद की। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन 1 सही है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि राज्यपाल को विवेक के आधार पर भी शक्ति दी गई है, तो वो कभी भी उसको हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन 3 भी गलत है, क्योंकि राज्यपाल की जो संविधान के संबंध में संतुष्टि की मंशा जाहिर की गई है, वह व्यक्तिगत नहीं होती है, वह मंत्रिपरिषद की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सरकार की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसे समवर्ती विषयों पर पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन 2, किसी भी संधि या समझौते के मामले में केंद्र की कार्यकारी शक्ति संपूर्ण भारत तक विस्तृत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन 2 है वो कथन सही है, जबकि समवर्ती सूची के मामले में केंद्र को पूरी तरीके से अधिकार नहीं है, उस पर राज्यों का भी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों मैं इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय भी कम है, और फिर मैं एक क्वेश्चन को करने में 5-10 मिनट लगा दूंगा, फिर आप भी बोर हो जाएंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा। मेरा उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूं, और जो आप पे टॉपिक नहीं आता वो आप उसको ऑनलाइन देख के, बुक्स में देख के आसानी से सॉल्व कर ले, और आपको वो टॉपिक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्थानीय सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति भारत में वास्तविक राजकोषीय संघवाद को प्राप्त करने में बाधा है। कथन 2, स्थानीय सरकार की कर संग्रह और कराधान शक्तियाँ अपर्याप्त है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जो स्थानीय सरकार है, जैसे ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत, इनको कर संग्रह की शक्तियाँ कम प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्थानीय सरकार का कौन सा भाग से संविधान है, कौन से भाग से संबंधित है संविधान के, वो मुझे कमेंट्स में बताएं, और कौन से संशोधन के द्वारा
इनको ग्राम स्तर पर और शहरी स्तर पर अधिकार मिले हैं, वो भी कमेंट्स में बताएं। निम्न में से कौन से वे भारत की संचित नदी पर भारित होते हैं? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते हैं। ऑप्शन 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन। ऑप्शन 3 ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है। ऑप्शन 4 संसद सदस्यों की पेंशन। ऑप्शन 5 कैग कार्यालय और भारत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक व्यय। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो भारत की संचित नदी है उसमें से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन, और जो ऋण लिए सरकार ने वो उत्तरदायी है, जबकि ऑप्शन 4 और 5 गलत है। के कार्यालय का संचित निधि से पैसा मिलता है, लेकिन भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके प्रशासनिक व्यय के लिए नहीं, और ऑप्शन 4 भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। ऑप्शन 2 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना। ऑप्शन 3 राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना। उपरोक्त में से कितने मामलों में राज्यपाल को परिस्थितिजन्य भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है? तो इसमें राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन ए। तीनों में से एक कथन सही है, और वो कथन कौन सा सही है? ऑप्शन 3, जबकि ऑप्शन 1 और 2 के बारे में संविधान में लिखा हुआ है और ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन 3 बिहार। ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। ऑप्शन 5 ओडिशा। उपरोक्त में से किन राज्यों के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है कि उनकी मंत्रिपरिषद में एक जनजातीय कल्याण मंत्री होना चाहिए? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, और इसके अलावा एक राज्य और है झारखंड। इनमें मंत्रिपरिषद में एक जनजातीय कल्याण मंत्री होना चाहिए, संविधान में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कोई सीट किन परिस्थितियों में खाली हो सकती है या रिक्त हो सकती है? तो ऑप्शन 1 अधिसांसद मतदान के संबंध में अपने दल के निर्देशों की अवहेलना करता है। ऑप्शन 2 यदि कोई सांसद अनुमति के साथ 90 दिनों में अधिक समय तक संसद की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन 3 यदि किसी दोषी सांसद को कारावास की अवधि की परवाह किए बिना अयोग्य ठहराया जाता है। ऑप्शन 4 यदि किसी सांसद के निर्वाचन को सक्षम न्यायालय दोबारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 4 दोनों कथन सही है, जबकि ऑप्शन 2 और 3 दोनों कथन गलत है, क्योंकि सांसद की अनुमति के बिना अगर कोई सांसद 60 दिनों से सभी बैठकों से भाग नहीं लेता है और या अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में उसकी सीट खाली हो सकती है। ऑप्शन 3 भी इसलिए गलत है क्योंकि आरपीए के अनुसार यदि किसी सांसद को 2 वर्ष से अधिक कारावास हो जाता है तो वो 2 साल के अलावा 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1
दल ए सत्तारूढ़ दल से सांसद का एक निर्वाचित सदस्य दल के नेतृत्व से निराश हो जाता है और वह दल की नीतियों और निर्णयों की खुलेआम आलोचना करता है। अंततः वह दल बी में शामिल होने का निर्णय करता है जो विपक्ष में है। ऑप्शन 2, काफ़ी करीबी मुकाबले के बाद किसी दल को सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। दल सी स्वतंत्र सांसदों के समर्थन से सरकार बनाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट के दौरान 2 स्वतंत्र सांसद दल सी के विरुद्ध मतदान करते हैं जिससे दल की हार हो जाती है। ऑप्शन 3, केंद्र सरकार में दल जेड से संबंधित एक कैबिनेट मंत्री एक प्रमुख नीतिगत निर्णय से असहमत है। वह सार्वजनिक रूप से असहमति व्यक्त करता है और संसद में एक महत्वपूर्ण मतदान के दौरान दल के व्हीप का पालन करने से इनकार कर देता है। उपरोक्त में से कितनी परिस्थितियों पर दल बदल विरोधी कानून लागू होता है? और दल विरोधी कानून ए 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है और कौन सी अनुसूची से संबंधित है? 10वीं से। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 2 कथन सही है, ऑप्शन 1 और 3, जबकि इनमें दल बदल के आधार पर सांसद अयोग्य घोषित हो जाता है, जबकि ऑप्शन 2 में अयोग्य घोषित नहीं होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कल मेरी नेक्स्ट सीरीज आएगी। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जय हिंद जय भारत और तैयारी अच्छी करते रहें।